पीएसएल का इस दफा जरा ज्यादा मजा है क्योंकि 4 शहरों में हो रहा है। डिफरेंट पिचेस, डिफरेंट ग्राउंड, डिफरेंट क्राउड, डिफरेंट माहौल। इसमें नॉलेज शेयर होता है, एक्सपर्टीज अपने अपना नॉलेज बताते हैं। औरत जितना जानती है एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के बारे में, मर्द नहीं जानता। मैं कहता हूं अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उससे पहले देखा जाता है कि क्या बीमारी है, उसका टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाता है, फिर उसे उसी हिसाब से दवाई दी जाती है। जब कहीं कोई राब्ता नहीं होता तो रेडियो वो आपकी आवाज को पहुंचा देते हैं। इस साल ये 7th ईयर था मॉल ऑफ स्माइल्स का, जो उसी शान और शौकत के साथ रहा है। जितनी जल्दी ये कर सकते हैं इसको रैप अप कर लेना चाहिए। फैशन का तो देखिए कुछ पता नहीं है, आज कुछ है कल कुछ है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज सुबह सुबह एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर मिली हमें तलहा आज कि सदाकार, अदाकार, हिदायतकार, पाकिस्तान में थिएटर को नई जान बख्शने वाला सबसे बड़ा किरदार आज हमारे बीच नहीं रहा। वो चले गए हैं और दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। ज़िया मुईउद्दीन 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं आज सुबह 8 बजे। और अगर ये कहा जाए कि उन जैसा लेजेंड सदियों में पैदा होता है, जिस तरह उनका करियर रहा है, उनकी आवाज़, उनकी पहचान थी और जिस तरह नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बुनियाद रख कर थिएटर को नई ज़िंदगी बख्शी, फ़न के शोबे में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान में 3 लेजेंड टैलेंट्स, जिनमें से एक अब हम में नहीं है, उनका नाम था मोइन अख्तर, जो अब हम में नहीं रहे। उसके बाद अनवर मकसूद साहब हैं, और फिर तीसरा नाम जो इस लेवल पे आता है वो गुलाम मोईउद्दीन साहब का है। इस बात में कोई शक व शुबा ना हो कि एक टैलेंट का पहाड़, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जो जिद्दत बख्शी, जो जान दी, अपनी आवाज़ से लोगों को अपना गर्विदा बनाया, जहां बयान करते सहर तारी हो जाता, दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पूरी जिंदगी की। जवानी से हम जानते हैं कि पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने करियर का जब आगाज़ किया, उस वक्त से हर दिल इनका फ़ैन था, हर पाकिस्तानी इनसे प्यार करता था। इतना टैलेंट था कि सिर्फ आप 5 मिनट अगर इनके साथ गुजार लेते तो आपको इनसे प्यार हो जाता और मालूम पड़ता कि ये क्या हस्ती हैं। हमें भी इन्होंने ट्रेनिंग दी थी नापा में, वोकल एंड डिक्शन की। आई एम ग्रेटफुल टू दैट चैनल हु दैट सेंट अस देयर। ज़िया मुईउद्दीन साहब के साथ वो गुजारे हुए वक्त, वो गुजारे हुए लम्हे हम कभी भुला नहीं सकते। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि अगर मेरी उर्दू में कुछ बेहतरी आई तो वो ज़िया मुईउद्दीन साहब की वजह से आई, जो इन्होंने हमें वहाँ सिखाया था। और हमेशा मैं उनकी बताई हुई तालीमात को याद रखता हूँ, उन पर अमल भी करता हूँ और उनसे सीखता हूँ। और यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया है, इतना बड़ा अलमिया है, एक इतना बड़ा गैप क्रिएट हो गया है इस पूरी इंडस्ट्री में। यू कैन नॉट इवन इमेजिन वर्दा, क्योंकि ज़िया मुईउद्दीन साहब इज अ पिलर, ये एक सुतून थे इस इंडस्ट्री का। चाहे वो ड्रामा निगारी हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, थिएटर हो, एक्टिंग हो, टीवी हो, होस्टिंग हो, ही इज अ लेजेंड और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा ज़िया मुईउद्दीन के बारे में मुश्ताक यूसुफी ने लिखा था तलहा कि ज़िया अगर किसी मुर्दा से मुर्दा अदीब की भी तहरीर पढ़ ले तो वो भी जिंदा हो जाता है। बेशक ज़िया मुईउद्दीन साहब की आवाज़, उनका अंदाज, उनका स्टाइल, उनकी पर्सनालिटी, उनकी ड्रेसिंग, उनकी चाल, हर एक चीज़ ऐसी थी। कहता हूँ कि पाकिस्तान में अब दूसरा ज़िया मुईउद्दीन कभी पैदा नहीं होगा। उनकी नमाज जनाजा आज 4 बजे इमाम बारगाह यसरफ में फेज़ 4 DHA में अदा की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। फिलहाल नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। खान साहब फिट होते ही फिर से एक्शन में आ गए। एक दिन में कई बड़े बयान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अपनी हुकूमत के खिलाफ कार फरमा तमाम किरदारों से पर्दा उठा दिया। हुकूमत अब बदले में शौकत तरीन को उठाने वाली है। FIA को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। तुर्की से दिल दहला देने वाली दास्तानें सामने आ रही हैं। कोई इमदाद का मुंतजिर तो कोई अपने प्यारों की लाशों का। पाकिस्तानी रेस्क्यू वर्कर्स की जलजला ज़दा इलाकों में खिदमात की दुनिया मुतरफ है। पाकिस्तानी बेटियां किसी मैदान में कम नहीं। हैदराबाद की कुर्तुलैन ने साबित कर दिखाया, 100 भैंसों का बाड़ा अकेले संभाल कर दिखाया। खातून की हर तरफ धूम। और पाकिस्तान के सबसे बड़े इवेंट का सबसे बड़ा शो, रमीज राजा, सकलैन मुश्ताक, सुहेब अलवी बोल न्यूज का हिस्सा बनेंगे। खेल का जुनून आज से सर चढ़कर बोलेगा। सो PSL अगेन स्टार्टेड तलहा। अल्लाह रहम करे कराची वालों पर, जो अब सड़कों पर फंसेंगे, घंटों ट्रैफिक में गुजारेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब भी कराची में PSL होता है, शारा फैसल, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, बलोच पुल, हर सब कुछ ही जाम हो जाता है।
क्योंकि जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो रोड्स बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह करे कोई ऐसा हेलीकॉप्टर बने जिसमें सारी टीम आ सके। वैसे कंटेनर्स अभी से लग गए हैं, लेकिन ज्यादातर मैच इस दफा पीएसएल के रावलपिंडी में खेले जाएंगे। खैर इस बारे में मजीद बात करेंगे, आपको डिटेल्स भी देंगे, लेकिन फिलहाल टॉप ट्रेंड्स पर नजर डाल लेते हैं। तो ऑफ कोर्स हम जब टॉप ट्रेंड्स की बात करें तो पीएसएल सीजन 8 यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का आगाज मुल्तान में होगा और ये भी टॉप ट्रेंड में बना हुआ है, जिसमें मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर आमने सामने होंगे और ये भी इसी वजह से टॉप ट्रेंड कर रहा था। आप किसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं इस दफा? किसको? मैं फुटबॉल को अभी तक सपोर्ट कर रहा हूँ वर्दा। मैं क्रिकेट को अभी तक सपोर्ट करना शुरू नहीं किया है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए क्रिकेट को सपोर्ट करना, क्योंकि क्रिकेट मुझे लगता है कि बाकी सारे खेलों का दुश्मन है। लेकिन एक अच्छी खबर खेल के मैदान से मैं आपको दूं, पाकिस्तान दुनिया में स्कॉश जूनियर नंबर 1 हो गया गुज़िश्ता रोज। पाकिस्तानी स्कॉश टीम ने फतह समेटी और जूनियर चैंपियनशिप में पाकिस्तान फर्स्ट आया है, जिसकी वजह से मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम खिलाड़ियों का और टीम मैनेजमेंट का, जिसकी वजह से पाकिस्तान जूनियर स्कॉश नंबर 1 बन गया है। जूनियर बन गए तो सीनियर भी जल्दी बन जाएंगे। जानशेर जहांगीर के दिन लौट कर आएंगे इंशाल्लाह। और एक गुड न्यूज मैं भी आपको देने वाली हूं, तलहा के बोल न्यूज पर अपने सारे टीम के लिए एक बड़ी ट्रांसमिशन होने वाली, जिसका नाम है खेल का जुनून। और कितनी बड़ी क्रिकेट के शौकीन हैं जिसमें वो सब ट्रांसमिशन देख सकते हैं, जिसमें साबिक में रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक माहिराना तबसरे करेंगे और जमील फारूकी की मेजबानी में होने वाली ट्रांसमिशन में सुहेब अलवी के तज्जिए भी होंगे और फहीम खान के चुटकुले जो हैं वो रंग जमाएंगे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। कितनी बड़ी, काफी अच्छी बड़ी ट्रांसमिशन है। आप देखिएगा आज शाम में होगी, रात से 11 बजे से होगी। डेली पीएसएल की अपडेट्स आप ले सकते हैं इस ट्रांसमिशन पे। राइट, रात 11 बजे देखना पड़ेगा, कितनी बढ़िया। और इसके अलावा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी टॉप ट्रेंड में शामिल है और इंडिया की वुमेन्स टीम ने पाकिस्तानी टीम को केप टाउन वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में 7 विकेट से शिकस्त दे दी है तला। लेकिन पाकिस्तानी टीम की आयशा नसीम ने मैच हारने के बाद भी सारी टीम के दिल जीत लिए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ क्रिकेट फैंस का, जो हमेशा हारने के बाद हमारी टीम की बैंड बजाते हैं। इस दफ़ा उन्होंने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने सपोर्ट किया है। क्योंकि हम गाना तो गाते हैं कि जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ है, लेकिन हारने के बाद ऐसा हम नहीं करते हैं। हमारी हरकत और सकनात ऐसी होती है कि हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है कि देखो हार गए तो अब गालियाँ दे रहे हैं पाकिस्तानी। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। और इसके अलावा एक और टॉप ट्रेंड में भी आज शामिल करेंगे हम, वेलकम टू पाकिस्तान। ये भी टॉप ट्रेंड में शामिल है क्योंकि पाकिस्तानियों की काफ़ी से आप कह सकते हैं कि मोहब्बत या गैर मुल्की रेस्टोरेंट्स की चाहत, कॉफ़ी जो है उससे काफ़ी लोगों को शौक है। लाहौर में जो नए एग्जैक्टली वो तो देख सकते हैं ना कि लाहौर में जब एक नई कॉफ़ी शॉप टिम हॉर्टन्स की जो कनाडा की एक ब्रांच है वो ओपन हुई है, तो हमने देखा कितने सारे लोग, 5,500 आई थिंक कम से कम लोग थे, कतारें बनी हुई थी, लोग वहाँ पे कॉफ़ी लेने के लिए खड़े हुए थे। नो डाउट बहुत सेल हुई, इस बात में तो कोई शक नहीं है। लाइनें लगी हुई थी, वो तस्वीरें वायरल थी। आई होप वो तस्वीरें दिखाई जाएं। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया कि एक तरफ लोग आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, दाल के लिए, चावल के लिए, चीनी के लिए, और दूसरी तरफ लोग टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन आपको मालूम है जिस तरह इंडिया में कोई फिल्म रिलीज होती है तो अगले दिन ये खबर लगा दी जाती है पहले दिन पे 300 करोड़ का कारोबार कर लिया। तो यकीनन टिम हॉर्टन्स तो पूरी दुनिया में मौजूद है, तो वहां पर अगर ब्रांच खुलेगी तो इतनी रश नहीं होगी। उनके लिए एक आम सी बात है, उनके स्टोर के अंदर की अभी मिल जाती है उनकी कॉफी। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि पहला इनका ब्रांच थी, पहली बार मिली और पाकिस्तानियों ने कभी टिम हॉर्टन देखा नहीं था और यकीनन इसकी वजह से लाइन लग गई, सेल अच्छी हुई। दुनिया में ऑफकोर्स इतना बड़ा ब्रांड नहीं है जितना पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ब्रांड है, इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हमने देखी। लेकिन हकीकत यही है बस पिक्चर लगी, अगले दिन खबर लगा दो 300 करोड़ का कारोबार हो गया, ताकि लोग मजीद लाइन लगाकर आ जाएं। और आपको तो मालूम है मार्केटिंग टैक्टिक्स यही होती हैं, अगर आप मार्केटिंग टैक्टिक्स फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसी सेल भी नहीं हो पाएगी। अग्री, आपने सही कहा कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से लोग अपनी सेल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुछ कि भाई जनाब इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं, छक्के चौकों की बरसात होने को है, रन्स का आएगा सैलाब और पाकिस्तान सुपर लीग की 8वीं एडिशन से कबल टीमों की मशकें जारी हैं। क्रिकेट के सबसे बड़े मेले पीएसएल सीजन 8 की इफ्तिताही तकरीब आज मुल्तान में होगी और पहला मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाएगा। और बोल न्यूज पे आप देख सकेंगे सबसे बड़ी ट्रांसमिशन रात 11 बजे से खेल का जुनून, जिसमें आप देख सकेंगे साबिक पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा, सकलैन मुश्ताक, सुहेब अलवी, फहीम खान और जमील फारूकी की मेज़बानी में ये तमाम लोग मौजूद होंगे और अपने तज्जिए और तबसरे करेंगे। और सुहेब अलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में और ये खेल का जुनून का हिस्सा भी हैं। तरह सुहेब अलवी साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपको मुबारक हो फॉर द ट्रांसमिशन। क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस ट्रांसमिशन से, क्योंकि यकीनन आपके साथ जो लोग हैं रमीज राजा, सकलैन मुश्ताक, मुकाबला सख्त होगा, एक बयान में 3 तलवारें, क्या होने जा रहा है?
पहली बात तो ये है, मेरा वक्त बिल्कुल कीमती नहीं है, आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, कभी कभी मसरूफियात थैंक यू सो मच शोएब साहब। नहीं, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग विद ऑल ऑफ यू, स्पेशली बोल। हाँ, ऑब्वियसली जब रमीज और सकलैन बोल रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है कि यू नो उनकी एनालिसिस को मैच करना, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। लेकिन जो एक मज़ेदार बात है इस ट्रांसमिशन की कि हमारे जो दूसरे साथी हैं जमील और फ़हीम, उनके साथ भी बहुत मज़ा आता है, बिकॉज एनर्जी बहुत लेकर आते हैं। तो जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं हमारे टीवी को, वो एक तरफ तो एनालिसिस हो रहा होगा, दूसरी तरफ बड़ी एनर्जी आ रही होगी। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग वर्किंग विद देम। और रह गया, हाँ देखिए PSL का इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा मज़ा है क्योंकि 4 शहरों में हो रहा है। ये पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान में कि इतनी ज़्यादा शहरों में हो रहा है। जैसे लीग्स होती हैं सारी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज़ में, इवन प्रीमियर लीग, उसमें ये हो जाता है होम एंड अवे मैचेस होते हैं, 3-4 शहरों में होते हैं, डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट क्राउड्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है। तो इसमें खास तौर पे इस PSL में ये बड़ा मज़ा आएगा, डिफरेंट पिचेस, डिफरेंट ग्राउंड, डिफरेंट क्राउड्स, डिफरेंट माहौल, एंड traveling teams versus home teams, so it's going to be very exciting. आपको क्या लग रहा है इस दफा कौन जीतेगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 दफा जीत भी चुकी है, इस बार आपकी फेवरेट टीम कौन सी है शोएब साहब? मेरी फेवरेट टीम तो बोल की है, तो उसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके अलावा वो तो है ही है, फेवरेट नंबर 1 है। कौन लग रहा है आपको कि जीतेगा आज का मैच, कौन जीतेगा शोएब साहब? Multan Sultans obviously playing on their home ground in front of the home crowd and very strong. जरा सी उनकी गेंदबाजी जरा सी कमजोर है, दहानी तो है वहाँ पे, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी खास नहीं है। लेकिन obviously सामने आपके डिफेंडिंग चैंपियंस हैं एंड उसका भी अपना मजा आएगा। But I have a feeling Multan Sultans have the edge. Okay सर, एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ अलवी साहब आपको। हम दुनिया में जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बन चुके हैं दोबारा, इंशाल्लाह अब सीनियर चैंपियन भी जल्दी बनने वाला है। कल मैंने पढ़ा, वो भी इंडिया में जाके इंडिया को हराया। Exactly. अच्छी क्या बात हो सकती है? उससे अच्छी क्या बात? कोई दुआ देते हैं सर उनको, हम स्क्वॉश के चैंपियन ही बन जाए, आप सिर्फ क्रिकेट को दुआ देते हैं सर? अरे साहब 1970s और 80s का दौर याद आता है, कोई हमें हरा ही नहीं सकता था। जहांगीर खान से पहले कमर जमान, गोगी अलाउद्दीन, मतलब यू नो दे वर अमेजिंग प्लेयर्स। हमने बहुत लूज किया स्क्वॉश में and I'm very happy to see कि we are making a comeback here. सही। अच्छा शोएब साहब, PSL का नया गाना जो दफा है वो भी तनकीद का निशाना बना है। वैसे हमेशा देखा जाता है कि जब भी PSL को कोई नया सॉन्ग आता है सबसे पहले तनकीद होती है उसके ऊपर, फिर वो नॉर्मल होता है लोगों में। आपने सुना है? सुना है, और अगेन नॉट वेरी एक्साइटिंग। क्या कहेंगे आप PSL के सॉन्ग के बारे में? इस दफा फिर दोबारा तनकीद का निशाना बना है। मैं तो ये इंतजार करूंगा कि कोई नौजवान इसके ऊपर रक्स करे और कैमरा उसको पकड़े और वहां से म्यूजिक उठता है। जैसे पिछली दफा यही हुआ था, वो जो सन ग्लासेस लगाया हुआ एक यंग आदमी आके उसने डांस किया था और वहां से सडनली ये गाना इतना अच्छा लगने लगा था, जो पिछला PSL 7 का था, क्योंकि उसकी बड़ी तनकीद हुई थी। बिल्कुल ग्रूव मेरा, और उसके बाद तो वो ऐसा हिट हुआ था, वायरल हो गया था वीडियो। तो मेरे ख्याल में होता ये है कि जैसे कि मैं ज्यादा म्यूजिक का शौकीन बहुत हूँ लेकिन क्रिटिक नहीं हूँ, उतना समझता नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक चीज नोट की है कि म्यूजिक ग्रोज ऑन यू, और कोई ऐसा विजुअल उसके सामने जब आ जाता है तो उसके बाद फिर वो मजा और ही। अलवी साहब, who is the strongest captain in PSL? PSL का सबसे आपकी नजर में तगड़ा कैप्टन कौन है और क्यों? मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी, और उसकी जो पर्सनैलिटी है कि देखें लाहौर कलंदर्स को आप पहले 4 PSL देखें। सर आपके जवाब से मुझे वो वर्ल्ड कप का फाइनल कुछ याद आ रहा है। देखें जो आपका पहला 4 PSL थे उसमें तो लाहौर पहुंचा ही नहीं एलिमिनेटर्स में। उसके बाद जो लास्ट 2 इयर्स में उन्होंने अपनी कोशिशें की, और लास्ट 1 ईयर में जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने वो सुपर ओवर की स्टेज तक ले जाके जिताया मैच और उसके बाद चैंपियंस बने, मेरे ख्याल में उनके पास जो एक एनर्जी है, जो एक पर्सनैलिटी है, वो सरफराज के साथ जुल्म तो नहीं कर रहे सर आप? सरफराज की एनर्जी भी कम नहीं है सर वैसे। अरे सरफराज की तो बात ही और है, लेकिन आपने इस वक्त पूछा कि PSL का इस वक्त बेस्ट कैप्टन कौन है, तो मैं कहूंगा सरफराज कम्स इन माय टॉप 3 एनी टाइम, एज अ बैट्समैन, एज अ विकेट कीपर, एज अ लीडर, एज अ थिंकर। बाबर कहाँ आते हैं सर? जी बाबर कहाँ पे आते हैं?
नहीं, आई डोंट रेट हिम। रेटिंग नहीं देते आप बाबर को, रेटिंग ही नहीं दी आपने। OMG सर, ये तो आपने बाबर के साथ जुल्म नहीं कर दिया थोड़ा सा? उसके फैंस बड़े नाराज हो जाएंगे। सॉरी एज अ कैप्टन, क्या जबरदस्त इंसान है वो, शख्सियत वाइज, और क्या बल्लेबाज है, लेकिन कहीं कहीं कप्तानी में वो जरा सा पीछे रह जाता है। कोई ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे कप्तान ने सर वो कहते हैं ना, बॉस वो अच्छा होता है जो डांटे, थोड़ा सख्त हो, जमीन पे करे बरताने पे। ये डिसीजंस रिस्क नहीं लेते, एक ही चीज, एक ही प्लेटफॉर्म पे चल रहे होते हैं। बात देखिए, डांटने टपटने की या खामोशी की नहीं होती। धोनी बड़ा खामोश कप्तान था और एलन बॉर्डर जरा सा नाराज भी हो जाता था। इमरान खान जो है वो चीज चकार भी कर देते थे। ये बात उसकी नहीं होती है। बात ये होती है कि क्रूशियल पॉइंट्स को आप किस तरह मैनेज करते हैं। जिस वक्त आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली हो, उस वक्त आप कौन सा बॉलिंग चेंज ऐसा करते हैं सामने के बल्लेबाज को देख के, या किस वक्त आप फील्ड प्लेसिंग ऐसी लेते हैं कि कौन सा प्लेयर है जिसको आप दूसरे प्लेयर से टकराते हैं। वो सारी कप्तानी होती है क्रिकेट फील्ड में। राइट, शोएब अलवी साहब के मजीद तज्ज़िये और तबसरे PSL से जुड़े क्रिकेट के अहम तरीन एनालिसिस जानने के लिए आप रात को 11 बजे हमारी ट्रांसमिशन जरूर देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच अलवी साहब फॉर गिविंग अस टाइम। इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब बात करते हैं तुर्किया और शाम में हौलनाक ज़ल्ज़ले से तबाही और अमवात की तादाद 35,000 से भी तजावुज़ कर गई है और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि हलाकतें 60,000 तक हो सकती हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ दुनिया को देखते हुए कि तुर्किया एक ऐसा मुल्क है जो इस हौलनाक सानहे से भी ज़्यादा ताकतवर होकर उभरेगा। यकीनन तुर्की में ये ताकत है, ये सलाहियत है और ये तारीख भी उनकी मौजूद है कि जितना उनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है उतना वो ताकत के साथ उभरते हैं। सगीर रामे से हमारी बात भी होगी, लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सगीर रामे। सगीर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। क्या हो रहा है इस वक्त वहाँ पे, बताइए, अपडेट्स क्या हैं आपके पास और रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? अपडेट्स दीजिए प्लीज़। शुक्रिया। बहुत अंदरनाक सूरत हाल है। रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम मुतासरा इलाकों में अभी तक जारी है। सीरिया में कल रात रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था और रिकवरी के लिए नेक्स्ट स्टेप पर चले गए हैं, क्योंकि सीरिया में कंपैरेटिवली हलाकतें बहुत कम हैं तुर्की की निस्बत। कुल 3,500 हलाकतें वो सीरिया में रिकॉर्ड की गई हैं और मरकज़ से भी, क्योंकि सीरिया दूर था और हाई राइज बिल्डिंग भी नहीं थी। लेकिन जो तुर्क की सूरत हाल तुर्की की वो डिफरेंट है। उसमें हलाकतों की तादाद 33,000 के करीब हो चुकी है, 80,000 से ज़ायद मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है कि इस तरह तुर्की में एर्दोगान साहब ने ऐलान किया है कि जितने भी लोग हैं उनको 1 साल का मैं किराया देना चाहता हूँ, चाहे वो जहाँ भी रहना चाहें। जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं उनके कमरे खोल दिए कि आपको यहाँ रहना है, यहाँ आके रहिए। शाम में गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या वहाँ पर भी ऐसा ही रिस्पॉन्स दिखाया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से मुतासरीन के लिए? देखिए, शाम में सूरत हाल डिफरेंट है। शाम में क्योंकि आपको याद है कि 2011 में शाम पर पाबंदियां लगी थी यूनाइटेड नेशन के, क्योंकि जंग ज़दा इलाका है और वहाँ पर प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं, जिसकी वजह से शाम की पहले से इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत ही बुरी थी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तुर्की की निस्बत जो शाम में इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत कम है। और शाम में सरगर्मियाँ कम होने की वजह से भी वहाँ पर मुश्किलात का सामना है और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ी जल्दी ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान फरमाए। सगीर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें लेटेस्ट अपडेट से आगाह किया। पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त दुआ गो हैं। तमाम इस वक्त इस अर्थक्वेक के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उनके मुतासरीन के लिए अल्लाह ताला उनकी आसानी फरमाए, उनकी मुश्किलात आसान फरमाए। यकीनन जिसका घर उसके सर पे गिर जाता है, उसकी ज़िंदगी और तबाह हो जाती है, बड़ी मुश्किलात। अल्लाह ताला उनको हिम्मत है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कुछ मेरी टाइम की कि पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी मेरी टाइम एग्जीबिशंस एंड कॉन्फ्रेंस कराची में ख़िताम पजीर हो गई है और ख़ितामी तकरीब में वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर सैयद फैसल अली सब्ज़वारी ने मेहमान खुसूसी की बतौर शिरकत की थी, जबकि चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी भी इस मौके पर मौजूद थे।
स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। इसी मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कॉमोडर रिटायर्ड बाबर बिलाल साहब। वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो वेरी मच, आप अपने कीमती वक्त में सब सवेरे दिया। कितनी बड़ी कामयाबी रही सर, मशक़ें भी और ये एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस भी। अस्सलाम वालेकुम, आप सब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस सिलसिले में मदद किया। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फ्रेंस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जो कल इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन मशक़ें भी जारी हैं। मशक़ें 10 से 14 तक का डेट शेड्यूल है, तो अभी इंशाल्लाह कल तक ये हमारे पास मेहमान आए हुए हैं बाहर से। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर 6 सेशंस थे, आगे कुछ सब सेशंस थे, तकरीबन 30 के करीब स्पीकर्स मदऊ किए गए थे, जिसमें से 15 या 16 इस वक्त जो स्पीकर्स थे वो फॉरेन स्पीकर्स थे। और तकरीबन हर अहाता जो मैरीटाइम के अंदर जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ही इसके अंदर कवर किए गए थे, लेकिन फोकस इसमें ब्लू इकॉनमी और मैरीटाइम सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स ज़्यादा। आम पाकिस्तानी कहता है बातें बड़ी अच्छी थी जी, काम कब होगा? देखें, काम जब तक बातें ना हो, बातों से पॉलिसियाँ बनती हैं, आगे जाने के लिए कोई कागज़ पे कुछ लिखा जाता है, तमाम मसाइल का हल होता है, और बातें ही नेगोशिएटिंग टेबल जो होती है वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये मशक़ें बेसिकली आने वाली एक्सरसाइजेज आने वाले टाइम के लिए बेसिकली आपको एक रास्ता फ्राहम करती हैं। इसमें नॉलेज शेयर होता है, एक्सपर्टीज़ अपना नॉलेज बताते हैं, इल्म देते हैं, और फिर हम उनसे सीखते हैं, उसकी बेस पे पॉलिसियाँ बनती हैं, उसकी बेस पे ऑपरेशन प्लान बनते हैं, एंड देन वो आगे एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये फर्दर क्या हमें नई पॉलिसीज़, कोई नए प्लान्स देखने को देखें, इसमें हमारा जो फोकस था इन कॉन्फ्रेंस का बेसिकली टू इम्प्रूव दी ब्लू इकॉनमी। ब्लू इकॉनमी ये है कि जो मैरीटाइम के जितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिशरी है, शिपिंग है, पोर्ट्स एंड हार्बर है, इन सब की सस्टेनेंस फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, ताकि इसमें जो इकोलॉजिकल या मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उसको भी मद्देनज़र रखें, हम अपना समुंदर भी साफ़ रखें, ताकि आने वाली जनरेशंस के लिए समुंदर आपके लिए फूड सोर्स है। लैंड तो एक स्टैंडर्ड सही साइज़ है, लेकिन जब आबादी बढ़ती है तो आपको समुंदर की तरफ जाना पड़ेगा। तो समुंदर से अगर आपने फ़ायदा हासिल करना, हमारा कुरान शरीफ भी कहता है कि समुंदर से आप मोती और झींगे हासिल करो और उससे रोज़ी और उसमें से चीज़ें निकलती हैं। तो वो अगर जब तक हम समुंदर को उस तरह का नहीं रखेंगे जैसे, तो हम समुंदर से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इस कॉन्फ्रेंस का ये बेसिक अल्लाह करे कमोडोर साहब के अपनी 1100 किलोमीटर की साहिली पट्टी से फ़ायदा उठा सके, अपने समंदरों का सही फ़ायदा उठा सके। लेकिन पाक बहरिया की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान नेवी की मैं अगर बात करूँ, तो इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान नेवी इस खित्ते की, इस रीजन की वॉरफेयर में सबसे आगे है। कितनी आगे है कमोडोर साहब, आप बताइए। देखें, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1000+ किलोमीटर्स हमारी कोस्ट लाइन है, और हम पाकिस्तान नेवी जो है वो चारों जहत में इस्तेमाल करती है। अंडर वाटर भी है, सरफेस पे भी है, एयर में भी है, और मेरीन्स भी हमारे पास है, और चारों का अपना एक रोल मकाम है। हम जैसे हमारे 2004 से हम यूएस के अंडर अरेंजमेंट में वी आर कॉन्टीन्यूसली एट सी, जैसे कहते हैं ना, हम बात कर रहे हैं जो CTF 15015 जो हमारे जो गल्फ के सामने का एरिया है उसको हम प्रोटेक्शन देते हैं, और तकरीबन और उसमें कोई 10 के 12 दफ़ा हमने उसको कमांड किया, मल्टीनेशनल फोर्सेस को। इसी तरह ये तकरीबन 19 साल हो गए कि हम कॉन्टीन्यूसली एट सी हैं। ये एक बहुत बड़ी मतलब जैसे कहते हैं ना क्राउन है हमने जो पहना हुआ है, जो कि हम इस एरिया में कोई और नेवी ये कोई इस एरिया में और कोई नेवी ये कर नहीं पाई। और दूसरा ये है कि हमारा एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी है। ये वो एरिया है जिसमें तकरीबन 40% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, ऑयल ट्रेड, जो सिक्योरिटी ऑयल सिक्योरिटी है, हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तमाम जो जहाज़ जो तेल लेके आते हैं गल्फ से, वो तकरीबन हमारे एरिया से गुजरते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो हम इस एरिया में पीसफुल रखना चाहते हैं, इस एरिया में कोई नॉन इंटरफेरेंस, और ताकि लोग आसानी से अपना कारोबार करते हैं। क्योंकि अगर इस एरिया की तेल के अंदर कोई रखना आ जाए या उस रूट्स पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसके रिपल इफेक्ट्स प्रॉब्ली ग्लोबल होंगे। तो ये इसमें पाकिस्तान नेवी एक बहुत नुमाया किरदार अदा करती इस एरिया इससे। और सर मैंने विजिट भी किया था पैमैक, और यकीनन सी द फ्यूचर उसका टाइटल था, और सी में SEE नहीं था, SEA था, समंदर का यहाँ जिक्र हो रहा था, सी द फ्यूचर। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी थी, बड़ी मुझे पसंद आई। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान नेवी किसी से कम नहीं है। मैंने एक छोटा सा ड्रोन देखा, अंडर वाटर ड्रोन, जो 300 किलोमीटर दूर तक लाइव फुटेज
फेंक रहा था अपने व्यूअर को, अपने ऑपरेटर को। आई थिंक हम, और वो 95% मेड इन पाकिस्तान था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान नेवी टेक्नोलॉजी में भी किसी से कम नहीं है। जी, पाकिस्तान नेवी जब भी कोई नई चीज़ इंडक्ट करती है या बाहर किसी से कंसोर्शियम में जाती है तो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि अगर हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएं, अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना हो तो हमारे लिए आगे मुश्किलात आती हैं। तो हम जिस तरह हमने माइन स्वीपर्स हमने लिए बाहर से, तो हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, फिर हमने पहला उनसे लिया, दूसरा और तीसरा हमने यहाँ बनाया। इसी तरह हमने चाइना से शिप्स लिए, 1-2 उनसे बनवाए, बाकी हमने यहाँ बनाए। हमने सबमरीन्स चाइना से ली, हमने फ्रांस से जब सबमरीन्स ली थी पहले, वो भी हमने 1 उनसे बनवाई, फिर बाकी यहाँ पे असेंबल हुई। हम जब टर्की से हम अभी कुछ जहाज़ ले हैं, कुछ वहाँ बन रहेंगे, कुछ यहाँ बनेंगे। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज़ वन ऑफ द बेसिक। और जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है तो हमारे अपने लोग ट्रेन होते हैं, वो प्रोग्रेस करते हैं, और आने वाले टाइम में फिर हम खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं कि हमें उस चीज़ को हम खुद भी बना सकते हैं। और अभी माशाल्लाह हमारा जो शिपयार्ड है उसके अंदर हम अपने डिज़ाइन करदा जहाज़, छोटे जहाज़ और चीज़ें बना रहे हैं। तो ये हमारी उसी हमने सीख लिया लोगों से। और इल्म किसी की पर्सनल मिरास तो है नहीं, जब आप सीखते हैं तो आप आगे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला में और कामयाबी का आमीन। जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको मिलवाते हैं हीरो पाकिस्तानी से। और हमारे हीरो पाकिस्तानी आज की वो हैं, एक खातून हैं, ऐसी बाहिम्मत खातून हैं जिनके जज्बे ने लोगों को भी हैरान कर दिया है। भैंसों के बाड़े का नाम सुनकर जहन में एक बहुत ही मुश्किल टास्क आ जाता है ताला, कि भैंसों का बाड़ा संभालना किसी एक अकेले शख्स के बस की बात नहीं, ये काम मर्दों का ही है। मगर हैदराबाद की क़ुर्रतुल ऐन ने इस मुश्किल काम को नामुमकिन से मुमकिन कर दिखाया, और वो अकेली 100 भैंसों का बाड़ा संभाल। वैसे आपने जुल्म किया है पाकिस्तान की औरतों के साथ। पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर की लेबर फोर्स है उसमें 60 से 70% औरतें हैं। वर्दा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि वो बिजाई भी करती है, कटाई भी करती है, पानी भी देती है। औरत जितना जानती है एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के बारे में, मर्द नहीं जानता, मैं कहता हूँ। आई एग्री, लेकिन भैंसों का बाड़ा संभालना ये किसी के बस की बात नहीं है। 100 भैंसें तलहा नहीं है। को वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम क़ुर्रतुल ऐन, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया। क़ुर्रतुल ऐन, ये बताइएगा कि सबसे पहले आपने ये बाड़े का काम ही क्यों शुरू करना सोचा? बाड़े का काम मैंने इसलिए भी सोचा था क्योंकि काफ़ी मैंने मुख्तलिफ काम पहले किए हैं और मैनेजमेंट के हवाले से ही मैं ज़्यादातर काम करती रही हूँ। तो जहाँ मैनेजमेंट करती थी उन्हीं सर ने मुझे एडवाइस दी थी कि इस तरीके से हमने बाड़ा ख़रीदा है, अगर आप वहाँ पर मैनेजर के तौर पर काम करें और अगर लेडीज़ वहाँ पर होगी तो मैं भी मुतमईन हूँगा, क्योंकि वहाँ का काम वगैरह आप सही से संभालेंगी, सफाई वगैरह का ख़ास ख्याल रखेंगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आई थी। काफ़ी मुश्किलात वगैरह भी शुरू में आई थी, पर यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो सब हल हो गई हैं। तो आप ये भैंसों की हाइजीन का, इनकी बीमारी का, सफाई का कैसे ख्याल रखती हैं? इनकी सफाई वगैरह का यहाँ पे पहले नंबर पे जो बाड़ी की सफाई वगैरह होती है, उनके पीने का पानी वगैरह होता है, उनकी खाने पीने की जो खुराक होती है, उन सब चीज़ों पर ख्याल रखा जाता है। उसके अलावा जब अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उससे पहले देखा जाता है कि क्या बीमारी है, उसका टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाता है, फिर उसे उसी हिसाब से दवाई दी जाती है। उसके बाद जो भी उसका मतलब पानी का और खाने का खास तौर पे ख्याल रखा जाता है। मेरी बहन मुझे ये बताइएगा, उन्हें भेजा जाता है तो वहाँ पर हमने सुना कि आपको 30,000 तनख्वाह दी जाती है, क्या वाकई 30,000 ही तनख्वाह है? बहुत कम नहीं? जी जी बिल्कुल नहीं, स्टार्टिंग 30,000 से हुई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता तनख्वाह भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम माल में भी काफ़ी इंक्लूड करते जा रहे हैं, माल भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से सैलरी भी आगे इंक्लूड होगी। अच्छा क़ुर्रतुल ऐन, एक दिन में एक भैंस कितना लीटर दूध देती है? 5 या 7? भैंस पे डिपेंड करता है वो उसकी क्वांटिटी पर, क्योंकि डिफरेंट भैंसें होती हैं, कुछ ताज़ा होती हैं, कुछ काफ़ी पुरानी हो जाती है, कुछ बाखड़ी हो जाती हैं। जो ताज़ा भैंस होती है वो कम से कम एक टाइम का 8 से 9 किलो दूध देती है। 8 से 9 लीटर दूध देती है। तो आप सोचें तलहा, अगर 8 से 9 लीटर दूध मिल रहा है और इस वक्त दूध की कीमत क्या चल रही है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो जो बाड़े के ओनर हैं वो कितना कमाते होंगे और सैलरी कितनी दे रहे हैं वो इनको? उनके खर्चे भी तो देखें किस तरह उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। बिजली का बिल उनका भी बढ़ रहा है, हर चीज उनकी भी बढ़ रही है, पेट्रोल उनका भी लगता है दूध पहुंचाने में। क़ुर्रतुल ऐन, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला इस कौम की बेटियों को कामयाब करे, आपकी तरह और मेहनत बनाए और मेहनत को एक्सेप्ट करें, चाहे काम जो भी हो। और बेशक हमारी कौम की बेटियाँ और ख़वातीन मर्दों से बहुत आगे हैं। कमोडर साहब, विल यू एग्री?
ख़वातीन की तरक्की के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बात की। थैंक यू सो वेरी मच कॉमरेड साहब फॉर कमिंग ऑन आवर शो, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और आज दुनिया भर में यानी कि वर्ल्ड वाइड रेडियो का डे मनाया जाता है। यानी कि जिसको आज हम नए अल्फाजों में अगर कहते हैं, हम एफएम भी कहते हैं कि प्राइवेटाइज हो गया है, तो रेडियो डे मनाया जा रहा है। वक्त बदल गया है, पहले टीवी फिर सोशल मीडिया ने अपनी जगह ज़रूर बना ली है, लेकिन आज भी आप रेडियो की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में किसी भी आपको कोई बड़ा काम करना हो या कोई भी आपके सोशल मीडिया हो, आपका टेलीविज़न हो, अगर इससे रब्ता मुनक़ता हो जाता है आपका, लेकिन रेडियो ऐसी वाहिद चीज़ है जो हमेशा आपको कनेक्ट रखता है एक दूसरे के साथ। यकीनन, और मैं कहूँगा कि रेडियो के आलमी दिन पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज़ का जहान फ़ानी से कूच कर जाना ज़िया मोइनुद्दीन साहब का एक बड़ा सानिया है, अलमिया है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसी खला पैदा हुई है उनके जाने से जो कभी पुर हो नहीं सकती है। लेकिन हमारे साथ रेडियो से जुड़े एक लेजेंड शख्सियत इस वक्त स्टूडियो में वर्दा मौजूद है। बिल्कुल, और अजमल शोभी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक ब्रॉडकास्टर हैं और रेडियो पाकिस्तान के दौर से ये कर रहे हैं काम, तो इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 35 साल दिए सर आपने रेडियो को। मतलब एफएम को तो मुझे 29 ईयर्स हो जाएंगे ओके। और बाकी इससे पहले रेडियो पाकिस्तान के साथ मेरा काम रहा, बहुत ज़्यादा मतलब शुरू रहा मेरा इस फील्ड में। संभालिए रेडियो का देखा जाए तो 35-36 साल रेडियो को ही हो गए, एफएम और वो रेडियो पाकिस्तान मिला के। अजमल साहब, तो क्या वजह है कि अब हमारे यहाँ रेडियो को या एफएम की अगर हम बात करें तो उसको इतनी पजीराई नहीं हासिल जितनी बाहर ममालिक में। अगर आप यूएई की बात करें, आप यूएस की बात करें, यूके की बात करें, तो वहाँ बहुत ज़्यादा सुना जाता है और रेडियो के ही सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा बन गए, उनको सेलिब्रिटी ट्रीट किया जाता है, बहुत लाइक रुझान है उस तरफ। लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं है इतना ज़्यादा? हमारे यहाँ पता है, हमारे यहाँ ख़ास तौर पे इसको रेडियो को हमने खुद ही किल किया है। मतलब हमारे यहाँ आम तौर पे हम खुद ही कहते हैं रेडियो। अभी भी मैं जब किसी गेस्ट को बुलाता हूँ या किसी बात होती है, चाहे वो कोई भी होता है, शोबिज़ के हैं या हमारी कहते हैं रेडियो कौन सुनता है। हाँ। अच्छा, जब वो कहते हैं रेडियो कौन सुनता है, मैंने कहा अच्छा आप आ जाएँ, अगर आपको ये लगे कोई नहीं सुन रहा ना तो आप चले जाइएगा। जब आकर बैठते हैं वो, तो जब वो हम लाइव कॉल्स भी लेते हैं प्रोग्राम में, फिर अब ये कि सोशल मीडिया का दौर है तो हम फेसबुक पे लाइव वीडियो भी अब जारी होती है उसकी, जब उसके कमेंट्स आने शुरू होते हैं तो फिर वक्त गुजर जाते, कहते हैं यार 2 घंटे गुजर के, यार इतने लोग सुनते हैं इस वक्त भी, लोग अभी भी सुनते हैं। मगर हमारी सोच ऐसी हो गई कि आम तौर पे हमने कह दिया कि रेडियो ख़त्म हो गया, रेडियो ख़त्म हो गया। रेडियो ख़त्म कभी भी हो ही नहीं सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता किसी भी दौर में, क्योंकि इसकी अपनी एक तारीख़ी अहमियत है। और ये वही बात जैसे आपने अभी बात की, जब कहीं कोई रब्ता नहीं होता तो रेडियो वहाँ आपकी आवाज़ को पहुँचा देता है, चाहे वो गांव देहात हो, कहीं अगर समंदर के अंदर भी जा रहे हैं तो वहाँ भी रेडियो सुन लेंगे आप। मगर सब चीज़ें जाती हुई, रेडियो की अपनी एक अहमियत है। किस तरह रेडियो को दोबारा जिंदा करें शोभी साहब? नहीं, रेडियो को दोबारा ज़िंदा करने के लिए ज़रूरी यही कि हमें खुद रेडियो के साथ कनेक्ट होना होगा। हम खुद जब तक कि अगर नहीं चाहेंगे, क्योंकि हर काम उस वक्त कामयाब हम आगे पहुँचते हैं जब हम खुद चाहते हैं। तो अगर हम ना चाहें तो शायद हम ना चाहते तो शायद हम टीवी पर भी इस वक्त इतना आगे नहीं होते जितने हमारे चैनल हमारे आ चुके हैं। हमने चाहा तो ये सारा कुछ हमारे चाहने से, हम खुद जब तक नहीं चाहेंगे कि रेडियो हमारा बेसिक है, तमाम मीडियम का हमारा बेसिक रेडियो ही है। जो रेडियो से कहते हैं, जो रेडियो से जो जाता है, जो हम अपने उस्तादों से मैं सीखता आया, जो मैंने सुना है, और मैं खुद भी इस बात को मैंने देखा है कि वाकई हकीकत ये कि जो रेडियो से कहीं अगर निकलता है वो कभी नाकाम नहीं होता कभी भी। चलें, लेकिन ये बताएं अजमल साहब कि रेडियो वालों को इतनी कम तनख्वाहें मिलती हैं, कोई नया नौजवान रेडियो में जाना ही नहीं चाहता। वो कहता है भाई मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है, मैंने पैसे बनाने हैं, अपनी घर बनाना है, अपनी गाड़ी खरीदनी है, अपना करियर बनाना है। रेडियो में जाकर ऐसे लगता है ऐसे टाइम ज़ाया है। हाँ। अच्छा, ये थोड़ा सा पता ही, क्योंकि वो वजह ये है कमर्शियली तौर पर हमारे यहाँ रेडियो को कमर्शियल बहुत कम मिलते हैं, इसी वजह से, क्योंकि लोगों की सोच हो गई कि रेडियो सुनता कौन है। नहीं तो क्यों सोच ये हो गई है, या फिर क्या हमें कुछ मजीद अपना कंटेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है, या हमारे पास इतना रेडियो में कोई कंटेंट नहीं है सिवाय गानों के, कोई डिस्कशन के? ये बात भी आपकी मैं मानता हूँ, इस बात से मैं एग्री हूँ मैं, ये बात हकीकत है। क्योंकि हमारे यहाँ रेडियो असल में चल तो रहा है रेडियो, और रेडियो पे लोग आ भी रहे हैं, मतलब कोई मना नहीं करता। वो कहते हैं पैसे नहीं चाहिए मुझे, आप मुझे बुला लें, मुझे मैं प्रोग्राम करूँ, शौकिया कर रहे हैं। मगर बात है कि वहाँ पर रेडियो को हेड कर रहे हैं, जो रेडियो को लेकर चल रहे हैं, वो असल में उस पर ज़्यादा उसको मॉनिटर नहीं कर रहे, उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। क्योंकि अगर वहाँ पर कंटेंट सही, हमारा स्ट्रॉन्ग कंटेंट आ जाए, कोई एक सही किसी मौजू पर कोई अगर आरजे प्रोग्राम लेकर चल रहा है तो अगर जाए तो उसका फ़र्क बहुत पड़ सकता है। हमारे यहाँ क्या हो गया कि बस लोग आते हैं, बैठते हैं,
दो चार इधर भी बात की और गाना चलाया, गाना सुने, ये इसकी आवाज़ उसकी आवाज़, उसको गाना चलाया, फिर उसके बाद आए, फिर अच्छा हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं अगर थोड़ा सा वो तरबियत लेकर आएँ तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अब जो हमारे नए आर्टिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो आते हैं बैठते हैं, अच्छा वो प्रोग्राम शुरू करते हैं किसी एक टॉपिक पर, करते तो शुरू हैं मगर वो उनका इख्तिताम जो होता है वो उस टॉपिक पर नहीं होता, वो लोगों के मैसेजेस चल जाते हैं, बीच में सिर्फ गाने चल रहे होते हैं, वो पता ही नहीं होता, उसके बाद खुद ही भूल जाते हैं कि मैंने क्या बोला। अच्छा अजमल साहब, हमारे पास वक्त की कमी है, आखिर में आपने एक गीत माला का जिक्र किया था, बिना का गीत माला, मैं चाहूंगी कि आपके अंदाज में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। अब वो मेरी बड़ी याद है वो, क्योंकि मैं 80s में जब मैं इस फील्ड में इन तो पहले से था मैं, क्योंकि मैं सिंगर भी रहा हूँ, मैं राइटर भी रहा हूँ, सब है, मगर ये कैसेट्स का दौर ऐसा था कि जिसने मुझे वाकई ज़िंदा रखा हुआ था। और वो दौर अमीन सयानी साहब का दौर था, वो मैं उनका बड़ा फ़ैन भी रहा हूँ मैं अमीन सयानी साहब का। तो वो बिना के गीतमाला में बनाता था, बहुत कैसेट आती थी मेरी। अब वो इजाज़त दें थोड़ा सा मैं उसका टाइटल जो है वो सा नमस्ते बहनों भाइयों, आपका भाई आपका दोस्त आपकी इच्छा के अनुसार उपस्थित करता है आपके मनचाहे गीतों से सजा कार्यक्रम बिना का गीत माला। क्या बात, क्या बात है। थैंक यू। तो ये मेरी एक पहचान, उस वक्त मेरी पहचान बन गई थी कि मैं यूँ समझ लें कि हफ्ते में 7 दिन होते थे, तो 14 जो मेरी कैसेट मार्केट में मुख्तलिफ कंपनी से रिलीज़ हो रही थी, इसका स्क्रिप्ट होता था, उसका स्क्रिप्ट मैं खुद ही मतलब लिखता था, मगर आदत ऐसी हो गई थी बाद में स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो ये हिंदी शब्दों का उपयोग आप खुद करते थे या आपको इंडिया से भेजा जाता था? मैं खुद ही करता था। मुझे इतना शौक रहा कि मैं हिंदी फिल्में देख देख के मैंने पूरी घर पे एक अपनी डायरेक्टरी बना ली थी। अच्छा, फिर उनको सुनने के बाद उनका तलफ़ुज़, क्योंकि हिंदी में तलफ़ुज़ का बड़ा फ़र्क है, ज़ेर ज़बर से बड़ी फ़र्क पड़ जाता है कि वो मतलब समात करना, समात और ये करना, वो तो सारे फ़र्क, मैं उसको सुन के उसको याद करता था। फिर उनको फिल्में देख के सुनते, फिर इंडिया में कुछ दोस्त थे मेरे, उनसे बात होती थी, वो मुझे कुछ भेजते थे, वो ईमेल बहुत ज़रूरी है तलफ़ुज़ की अदायगी सही तरीके से, वरना मायने चेंज हो जाते हैं लफ्ज़ों के। हमारी उर्दू में भी, हमारी उर्दू भी अब हमारे एक लेजेंड हमसे जुदा हो गए, मतलब, और मेरी इनसे 1-2 मुलाकात, ज़ैमुद्दीन साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, नैपा में इनसे मुलाकात हुई थी, और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है मुझे ये ज़रूर रहा कि आम तौर पर ये FM के रेडियो वालों को बेहतर नहीं समझते थे, कहते ये रेडियो की टांग तोड़ देते हैं सारी, इन्होंने पूरे, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं ऑनरी बात बोल रहा हूँ कि मुझे राशिद महमूद साहब ने मिलवाया ज़ैमुद्दीन साहब से, और इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि अच्छा कि आप बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है आपने रेडियो को जिंदा रखा हुआ है अल्लाह, क्योंकि उर्दू हमारी सबसे मसला, हमारी उर्दू बड़ी कमज़ोर हो गई, ये बड़ा मसला हमारे साथ है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल चौबी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वक्त दिया, आज तक रेडियो को जिंदा रखा हुआ है, और हम दुआ करते हैं कि आगे भी रेडियो पे कुछ इम्प्रूवमेंट आए, ताकि लोग सुनने के शौकीन हो, लोग सुने, उनको ऐसा ना लगे कि जी वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ महंगाई का जिक्र करें प्लीज। बिल्कुल, क्या स्टोरी है आपके पास? स्टोरी मेरे पास तो नहीं है, प्रोड्यूसर साहब के पास है। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई से परेशान हैं लोग, और यतीम और बेसहारा लोग कोफ्त का शिकार हैं, मगर हमारे मुआशरे में आजकल ऐसी NGOs हैं जो कि इन लोगों की मदद कर रही हैं, नादिर मुस्तहक यतीम बच्चों को चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने में मसरूफ़ हैं। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है क्योर पाकिस्तान। सीरत अब्बास जैदी साहब, फाउंडर ऑफ क्योर पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सीरत अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। ये बताइएगा कि कैसा रहा आपका मॉल ऑफ इस्माइल का ये कॉन्सेप्ट और कैसे आपने ये स्टार्ट किया बच्चों के लिए? जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 7 साल पहले एक आइडिया आया था हमको कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा निगलेक्ट जो होता है तबका, वो यतीम तबका होता है, और यतीमी एक ऐसा दाग है इस माशरे में, महंगाई में, कि उनका कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमने सोचा कि कोई ऐसी एक्टिविटी, हेल्थी एक्टिविटी जनरेट की जाए जिसमें उनकी इज्जत नफ्स को मजरू ना किया जाए, एक ऐसा आइडिया हो जिसमें उनका एक लर्निंग प्रोसीजर हो, वो आएँ, वो सीखें, और माशरे में जो उनका एक्सपोजर ख़त्म हो गया है यतीमी की वजह से, तो वो उनका बहाल हो सके। तो फिर मॉल ऑफ इस्माइल मुस्कुराहटों के बाजार का जो है वो बुनियाद रखी गई 7 साल पहले, और माशाल्लाह इस साल ये 7th ईयर था मॉल ऑफ इस्माइल्स का, जो उसी शान शौकत के साथ रहा हो रहा है। जी ज़ैदी साहब, आपने एक जुमला इस्तेमाल किया, यतीमी एक ऐसा दाग हो गया है। मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन को यतीम पैदा किया। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में नमाज की इतनी डिटेल्स नहीं डाली जितनी यतीम की डाली हैं, कि कभी इसका माल ना खाना, कभी इसको नुकसान ना पहुँचाना, जिसने इसको तंग किया उसने मुझको तंग किया और वो मेरा दुश्मन है। यतीम के लिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक यतीम को पाला वो मेरे साथ क़यामत के रोज़ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। फिर क्यों हमारी सोसाइटी में यतीम एक दाग बन गया ज़ैदी साहब? दरअसल मसला ये है कि ये वो बच्चे हैं जो अपनी ज़रूरियात खुद से नहीं बोल सकते,
बाप के होने से जो एक बच्चे को ढारस होती है, जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो वैसे ही खत्म हो जाता है यतीमी के बाद। और हमारा माशरा इतना जालिम हो चुका है कि हम आसपास, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। बेहिस हो गया है जी। पूरे साल में कोई, मेरे ख्याल से कोई ऐसा शख्स बहुत कम होंगे जो साल में एक दिन अपना मुख्तस करता हो यतीम खाने में जाके कम से कम 2 से 3 घंटे स्पेंड कर सके। या उनकी जिंदगी जिस तरीके से वो 4 दीवारी के अंदर जी रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आजकल किसी के पास इतना टाइम है कि वो जाके देख सके क्या उनके पास वो जरूरियात की चीजें हैं, क्या वो अपनी ख्वाहिशात किसी से बयान कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि अगर वो नहीं आ सकते तो क्या, हम नहीं जा सकते तो क्या, हम उनको लेके आते हैं बाहर, ताकि दुनिया के सामने उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो सिर्फ उनका दिन मनाया जाए और फिर लोगों को भी इस चीज का एहसास हो कि वाकई में ये हमारे ही बच्चे हैं जिनको हम शायद डिसऑन कर बैठे हैं या हम उनकी जरूरियात के बारे में ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो मॉल ऑफ इस्माइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर शख्स आके सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यहाँ से जाने के बाद मैं कुछ ना कुछ यतीमों के लिए जरूर करूंगा। ये मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है। जो लोग इसमें शामिल हुए हैं उन्होंने उसके बाद यतीमों के साथ रेगुलर विजिट्स स्टार्ट किए यतीम खानों के अंदर। उनकी किफालत के हवाले से हमें बहुत से लोगों ने कॉन्टेक्ट किया। तो ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सीरत साहब, ये जो मॉल ऑफ इस्माइल में काफी सारे स्टॉल्स भी लगे हुए देख रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, थोड़ा बहुत पैसे भी चार्जेस होते हैं यहाँ पे इनके, ताकि उनकी नहीं, ये सब फ्री हैं, ये सब फ्री हैं, सब ब्रांड न्यू आइटम्स हैं, बहुत अच्छी जगहों से परचेज किए गए हैं। कुछ ब्रांड चीजें भी हैं, क्योंकि हुक्म भी इस चीज का है जो खुद पहनो और दूसरों को पहनाओ। तो और दूसरी चीज ये है कि इसमें हम एक डमी करेंसी हम देते हैं, एक प्लास्टिक करेंसी कह लें या पेपर करेंसी। वो बेसिकली इसलिए देते हैं क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं कि हम किसी यतीम का नाम कॉल आउट करके या लाइन में कतारों में लगा के उनको शॉपिंग करवाएं। ये आइडिया 7 साल पहले ये चीज मैंने अपनी टीम से डिस्कस की थी। शुक्रिया सीरत अब्बास साहब, हमारे साथ मौजूद थे, मॉल ऑफ स्माइल्स के फाउंडर थे, और बहुत ही अच्छा और नए कॉन्सेप्ट है, और अल्लाह ताला बाकी सबको भी सोच दे, इतनी ताकत दे कि वो इस तरह से किसी के काम आ सकें। जिक्र करते हैं अब IMF का और उनसे जारी मुज़ाकरात का। सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़जाना है पाकिस्तान के। सलमान शाह साहब, आपकी नज़र में और मज़ीद कितना वक्त होगा इन पैसों के आने में, क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी पेट्रोल की किल्लत हो गई है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व 3 अरब से नीचे आ गए हैं, लग यही रहा है कि 1 हफ्ता बचा है हमारे पास। सर जी, आई थिंक ये मीटर तो चल रहा है, बड़ी तेजी से चल रहा है, और जितनी जल्दी ये कर सकते हैं इसको रैप अप कर लेना चाहिए। लेकिन अभी तक जो फाइनल एग्रीमेंट है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बहुत जरूरी चीज, एक डॉक्यूमेंट है जो करना है। तो अगर उसमें भी 2-3 हफ्ते लग जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको बोर्ड के पास जाना है अप्रूवल के लिए, और उसमें भी 3-4-5 हफ्ते, वो मार्च में शायद होना है बोर्ड। तो आई थिंक अब मेन चीज है कि डिले नहीं होनी चाहिए और सिग्नल्स अच्छे आने चाहिए। सिग्नल्स आने चाहिए कि सब कुछ ट्रैक पे है। ये नहीं होना चाहिए कि सडनली कोई स्टोरी ब्रेकआउट हो जाए कि जी डार साहब की और उनकी आपस में गुफ्तगू जो है वो। तो शाह साहब, डार साहब ने अपने इस प्रेशर में आखिर में ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने एक ऐसा वक्त भी देखा है जब $440 मिलियन के फॉरेक्स रिजर्व थे, तो इशारा दे दिया है कि यहाँ तक तो आएंगे हमारे फॉरेक्स रिजर्व दोबारा। लेकिन डार साहब को खामोशी से काम करना चाहिए। जितनी बार वो कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपका रिस्क प्रीमियम ऊपर चले जाता है, मार्केट गिर जाती है, और जो आपके रिजर्व हैं उनमें भी डिप्लीशन जरा तेज हो जाती है। तो एक्शन की जरूरत है, बातों की जरूरत नहीं है। सर, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन में चले गए हैं, महंगाई की शरह, अवाम परेशान, गरीब आदमी आपकी नजर में और कितना बोझ बर्दाश्त कर पाएगा सर? कितनी बढ़ेगी? देखें तलहा, यहाँ तो गरीब आदमी को हुकूमत ने तो कुछ नहीं करना उनके लिए, ये हमें ही मिलकर सारों का ख्याल करना पड़ेगा, और इस वक्त सोसाइटी को मोबिलाइज करना चाहिए कि जो कम से कम जो गरीब बच्चे हैं उन तक हम पहुँचाएं, खुराक पहुँचाएं, उनकी न्यूट्रिशन पूरी होनी चाहिए। और ये स्टेट एक बहुत बड़ा फेलियर है स्टेट का जो अब होने जा रहा है, ऑलरेडी है, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो बहुत ऐबतनाक होगा अनलेस सोसाइटी अपने आप को मोबिलाइज करती है और इंश्योर करती है कि हम सब अपना जो इस वक्त मुश्किल वक्त में अपने जो गुर्बत में डूबे हुए लोग हैं उनको ना भूलें। सलमान शाह साहब, इलेक्शन हो पाएंगे? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है पैसे नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है सिक्योरिटी नहीं है, PTI कह रही है इलेक्शन हो। इलेक्शन का होना हमारी इकोनॉमी के लिए सर कितना जरूरी है, स्टेबिलिटी के लिए, और क्या आपको लगता है कि हो पाएंगे?
देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा, पाकिस्तान का भी नुकसान होगा, इनका अपना नुकसान होगा। और ये इस किस्म की बातें तो एक रिवील करती हैं एटीट्यूड, वो डिफीट का एटीट्यूड है। तो इस पे इतना ये कर नहीं सकते, ये काम अगर किया तो बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सर, पाकिस्तान के मुश्किल हालात कब खत्म होंगे? आखिर में जरा मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, कब बदलेंगे हमारे हालात, कब हम होंगे अपने पैरों पे खड़े? सर देखें, ये तो एक पूरी दिहाई लगेगी इसको सही करने में, क्योंकि 5 दिहाइयाँ लगी हैं इसको यहाँ तक लाने में, तो वापसी जो है वो कम अज कम 1 दिहाई तो चाहिए उसके लिए। सही, कि एक इतनी सारी दिहाइयों का जो किया है बेड़ा गर्क, वो एक इतने जल्दी नहीं सही हो सकता। सर जी, हमारे आपने बताया कि डॉलर्स का क्या लग रहा है कि आपको कि मजीद कुछ बेहतरी आएगी डॉलर में या मजीद? सर, जब तक ये मुज़ाकरात रहेंगे डॉलर भी गिरता रहेगा, क्या स्टॉक मार्केट पे भी प्रेशर रहेगा, कमोडिटी मार्केट पे भी प्रेशर रहेगा, पोर्ट के ऊपर भी प्रेशर रहेगा? बड़े प्रेशर में है सर पाकिस्तानी कौम और लोग सारे। जी, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है ये बड़ी मुज़र चीज़ है मार्केट्स के लिए, और अनसर्टेनिटी जब तक ख़त्म नहीं होगी ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अनसर्टेनिटी में नंबर 1 इस वक्त IMF प्रोग्राम है, नंबर 2 हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस है। अगर पॉलिटिकल क्राइसिस भी रिजॉल्व नहीं होगा तो IMF प्रोग्राम के बावजूद कुछ नहीं हो सकता। तो आपको पूरी अपनी रिफॉर्म एजेंडा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो क्राइसिस दोनों को इकट्ठा सॉल्व करना। अल्लाह रहम करे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, आप अपना कीमती वक्त सुबह सवेरे हमें जानते हैं कि IMF की वजह से जो नया बोझ पाकिस्तानी कौम पे आ रहा है वो सबसे पहले पावर सेक्टर पे आएगा। बस मुझे उस दिन से डर है वर्दा जिस दिन हर सांस के पैसे देने होंगे, हर सांस पे 10 रुपए। लोग बोलेंगे आराम से लो, कुछ नहीं करिए, उसको आवाम से ही पैसे निकालें, आवाम का ही कीमा निकालना है मशीन में, वो भी 2 दफा, और यही कर रही है हुकूमत। खैर, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। कितना बुरा आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। पहुंचाएंगे आप तक वेदर अपडेट्स। हमेशा की तरह रिवायती जुमला इस मौसम में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा समेत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अहम शहरों की बात करें तो दर्जा हरारत की बात की जाएगी तो आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16, लाहौर में 9, इस्लामाबाद में 6, कोयटा में 4 और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 6 रहने का इम्कान है। ये थी आज की वेदर अपडेट्स। जी जनाब, अब जिक्र कर लेते हैं कुछ फैशन से रिलेटेड। मौसम सरमा जो है वो अब तो खैर जा ही रहा है और मौसम सरमा के फौरी बाद आता है बाहर, लेकिन कराची वालों के लिए बाहर तो आता नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे गर्मी ही जंप करती है। लेकिन बाकी मुल्क के बेशतर इलाकों में बाहर कहते हैं कि जब वो मौसम आता है तो डिफरेंट के कलरफुल कपड़े पहने जाते हैं और बहुत ज़्यादा चाहते हैं लोग के फ्लावर प्रिंट्स बहुत ज़्यादा चलें। लेकिन आजकल फैशन में क्या इन है क्या नहीं, सर्दियाँ जा रही हैं, ज़्यादा सर्दियों में क्या इन है, और अभी जो मौसम में बाहर आने वाला है या फिर गर्मियों का मौसम आने वाला है उसमें किस तरह के कपड़े वेयर करें, क्योंकि आगे शादियों का सीज़न भी आने वाला है। तो इस तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही फेमस डिज़ाइनर हैं किरण अफजाल, और आज आप देख सकते हैं जो मैंने खूबसूरत ड्रेस पहना है वो भी किरण अफजाल का ही बनाया हुआ पहना हुआ है, वेलवेट का। सो थैंक यू सो मच किरण। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत ड्रेस मुझे देने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ही कंफर्टेबल है पहली बात, और मैं हमेशा ही किरण की तारीफ़ करती हूँ कि जो भी डिज़ाइन आप करती हैं ड्रेसेस वो कंफर्टेबल और बहुत होते हैं वेयर करने में, और फैब्रिक बहुत बेस्ट होता है। थैंक यू सो मच। तो फैब्रिक की सिलेक्शन कैसे करती हैं किरण? मैं वही बात करूंगी कि एक वही बात होती है ना कि आपकी पर्सनैलिटी, आप किसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं कपड़े, तो उसकी वो आप जहन में रखते हैं कि आपने जैसे आपके लिए मैंने एक डिज़ाइन करना है तो वो मैं एक पर्सनैलिटी जहन में रखती हूँ कि ये कलर सूट करेगा, ये मटेरियल सूट करेगा, ये फैब्रिक सूट करेगा, तो उस हिसाब से लेके फिर कस्टमाइज़ करवा के वो फिर डिज़ाइन, और अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब जिसके लिए भी अभी तक किया है कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, और पसंद ही किया लोगों ने। आपके डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, आजकल बाहर का मौसम आने वाला है, कराची में तो डायरेक्ट गर्मी ही आएगी, लेकिन मुल्क के बेशतर इलाकों में बाहर का मौसम आएगा, और बाहर के मौसम को रंगों का मौसम कहा जाता है। बहुत कलरफुल से कपड़े पहने जाते हैं, शोक रंग पसंद किए जाते हैं, फ्लावर प्रिंट्स पसंद किए जाते हैं। तो आजकल फैशन में क्या है, कि बीच में तो पेस्टल्स का दौर चला था, एक पेस्टल्स ही थे, अभी दोबारा से थोड़े से ब्राइट कलर्स इन हुए हैं या नहीं? नहीं, एक्चुअली समर आने वाला है तो ब्राइट तो नहीं हुए, लेकिन ये कि खिलते हुए जैसे कलर येलो है, लेमन है और पिंक है और पर्पल कलर है, इस लाइट टाइप के, क्योंकि प्रॉपर अभी समर नहीं आया, प्रॉपर विंटर नहीं गया है। हम कहते हैं हम सिर्फ इस वक्त हम जो है एक बाहर का मौसम है
तो बाहर के तो खूबसूरत खूबसूरत कलर होते हैं, तो वही कलर इस वक्त इन हुए हैं उसी पे काम, मतलब ज़्यादातर जो है हम लोग लॉन फैब्रिक, मतलब मटेरियल जो है नॉर्मली ना कॉटन है ना लॉन है, उस टाइप का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं। और नॉर्मली अभी तक वही लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, वही सारा फैशन। अभी तक तो नहीं, लेकिन अब दोबारा से लॉन्ग शर्ट्स इन हुई और कहते हैं कि हर 10 साल बाद फैशन रिपीट होता है किरण, और अभी दोबारा से आपके सिंगल टोन सॉलिड कलर्स चल रहे हैं। पहले बीच में आया था कि पैंट्स जो हैं वो कंट्रास्ट में चल रही थी, लेकिन अब फिर दोबारा से सेम शेड्स में जी। तो अब दोबारा से कब तक ये फैशन में रहेगा? लॉन्ग शर्ट्स ही इन चल रही हैं विद फुल स्लीव्स एंड फैशन का तो देखिए कुछ पता नहीं है, आज कुछ है कल कुछ है, फ़ौरन ही चेंज होता चला जाता है। और ज़्यादातर ये होता है कि देखिए अभी तक हम लोग मौसम कहते हैं, मौसम के साथ कलर्स के साथ खेल रहे होते हैं डिज़ाइनर। अब मौसम आया उसके हिसाब से हमने सोचा कि विंटर है, विंटर में वेलवेट इतनी चली, चीज़ें चली हैं, उसके बाद खद्दर बहुत हुआ, तो यो अब जैसी विंटर, और कराची में तो वैसे भी आपको पता है कि माशाल्लाह सर्दी 1 महीने के लिए आती है। 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 10-12 दिन के लिए बस उसमें जितना आप पहन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आप पहन लें। अब समर आ रहा है, समर अच्छा खासा लॉन्ग चलता है स्पेशली कराची में, तो उसमें ये कि लॉन चल रही है, उसमें फिर सॉलिड कलर चल रहे हैं, उसमें फिर आप शेफून आ जाता है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा किरण, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग परेशान हैं, लेकिन हम मार्केट्स का रुख कर देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली के लिए जैसे कि फ़ैशन बार बार चेंज होता है, तो हम अपने ही अगर जो कपड़े सिलवा रहे हैं, अगर वो सिंगल आपने एक लॉन्ग शर्ट स्टिच कराई, सपोज फैशन चेंज हो जाता है, तो किस तरह से उसको स्टिच कराएं कि आप उसको दोबारा से रीयूज़ करना चाहें तो शॉर्ट कर लें, अगर शॉर्ट शर्ट तो उसको लॉन्ग कर लें, किस तरह से उसको आप आजकल के फैशन के हिसाब से ढाल सकते हैं? अगर आपके कोई पुराने कपड़े पड़े, जो बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो एक आध बार पहन के हमने अलमारी में हैंग किए हुए होते हैं, अपनी क्लॉजेट्स पर वो यूज़ नहीं किए थे, रीयूज़ नहीं किए जाते, तो उसको रीडू कैसे किया जाए, रिक्रिएट कैसे किया जाए? अच्छा, जैसे अगर शॉर्ट शर्ट्स पड़ी हुई हैं हमारे पास, अब वो नहीं इन हुआ हुआ है, लॉन्ग्स का हुआ है, तो इतनी अच्छी बेलें आती हैं, चौड़ी, मतलब काफ़ी लेसेस ऐसी होती हैं कि वो आप उसको लगाएं, उसके बाद आप उसमें सेंटर लेसेस दे दें तो वो आपकी लॉन्ग हो जाती है। और इतनी मतलब अब मटेरियल आ गया है लेसेस के अंदर कि आप उसमें डिज़ाइनिंग करें तो आपकी हो जाती है। हाँ, अब लॉन्ग है तो लॉन्ग के लिए जाहिर सी बात है, वो तो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हमने शॉर्ट करना है, लेकिन शॉर्ट को कैसे लॉन्ग करना है ये प्रॉब्लम की बात होती है। तो वो उसको फिर हमने कैसे उसको डिज़ाइन करना है, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल लगाना है, तो वो एक तो आपकी अपनी चॉइस होती है, दूसरा टेलर की महारत होती है कि वो क्या बनाता है उस चीज़ को। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि मतलब एक रिजनेबल महंगाई हो गई है, तो देखिए हमारे यहाँ ना कुछ कैटेगरीज हैं। देखिए 50% लोग जो हैं ऐसे हैं जो माशाल्लाह बना लेते हैं कपड़े, जिनको बुरे से बुरे हालात में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो सेल लगती है तो वो भागते हैं सेल की। लेकिन 50% ऐसे लोग हैं जो बेचारे सोचते हैं, उनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं। लेकिन जो गरीब बंदा है ना, उसको तो पता है कि मैं गरीब हूँ, मैं कर नहीं सकता, और एक अच्छा हाई क्लास बंदा है तो उसको तो सफ़ेद पोश है। अब जो बीच वाला बेचारा जो होता है ना, वो परेशान होता है कि उसको कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, उस ईद भी मनानी है, बकरीद भी मनानी है, शादी में भी जाना है, उसमें सारे इवेंट्स में उनका भी दिल है कि उन्होंने चीज़ें करनी है। तो उसके लिए फिर ये होता है कि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ कुछ होलसेल बाज़ार भी हैं, कुछ ये कि सेल्स भी लग रही होती हैं, या फिर ये तो कुछ टेलर्स हैं जो बहुत रीज़नेबल कपड़े बना देते हैं, दर्जनें होती हैं, तो इस तरह करके वो लोग अपनी डिज़ाइनिंग करके वो भी कर लेते हैं। लेसेस पे जा सकते हैं। अच्छा, ये आपके ही कुछ डिज़ाइंस हैं जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो आपने ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं। अच्छा, इसमें फैंसी भी है। अच्छा, शादियों के लिए भी ड्रेसेस डिज़ाइन कर दी हैं, कि मेरा भी एक आपने भाई के लिए शादी का लहंगा बनाया था, मुझे अभी तक याद है, बहुत खूबसूरत था वो जी। और अच्छा, अभी आजकल फ़िलहाल दोबारा से जो दोपहर में शादियों का सीज़न का ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा शादियाँ हो भी रही हैं, तो दुल्हन के लिए दोबारा से एक पिंकिश टोन पे जाया जा रहा है, जो बहुत ही पेस्टल पिंक कहलाता है, लाइक नॉट वी कैन नॉट से कि टी पिंक या बेबी पिंक, बहुत ही लाइटर टोन जा रही है। तो क्यों हम लाइटर टोन की तरफ जाएं? दुल्हन का तो हमेशा एक होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि जी बहुत ब्राइट ही चाहिए हमेशा, आजकल बहुत लाइट उस पे जाया जा रहा है फैशन। पिंक के अलावा दुल्हनें वाइट भी बहुत पहन रही हैं। हाँ, वाइट और फॉन बहुत ज़्यादा पहन रही हैं, और डे में तो फंक्शन होता है तो ज़्यादातर लोगों की चॉइस ये होती है कि हम वाइट ड्रेसिंग कर लें, ऑफ वाइट कर लें, फॉन कर लें, या वो लाइट पिंक तो है, उसके अलावा ये लाइट ग्रीन सा कलर होता है, मिंट कलर, वो भी बहुत ज़्यादा इन हुआ है। और अब नॉर्मली तो देखें ब्राइड्स का कलर ही रेड, मैरून, ब्राइड्स इसमें अच्छी लगती हैं, मुझे तो बस पर्सनली इसी में अच्छी लगती हैं। वो लगता है कि एक दुल्हन बैठी, ब्राइड बैठी हुई है। तो लेकिन ये कि अपनी चॉइस है, हर बंदे की अपनी एक चॉइस है। अच्छा, क्या वजह है कि लाहौर की तरफ अगर आप चले जाएं, वहाँ पे आपको हैवी से हैवी ड्रेसेस जो हैं वो सस्ते पैसों में मिल जाते हैं, लेकिन कराची में अगर आप थोड़ा सा भी हैवी ड्रेस लेंगे
तो आपके लाख 1.5 लाख कहीं भी नहीं गए। बेसिकली ज़्यादातर कराची में भी जो काम हो रहा है ना वो लाहौर से ही आ रहा है। अब उसमें क्योंकि मेन कारीगर वगैरह पूरी मार्केट है, जो लाहौर में एक मार्केट है, वहाँ से काम बनता है और वहाँ से कराची में भी लोग मंगवाते हैं, वहीं से काम कर। इवन के इंटरनेशनली भी अगर जो लोग बाहर ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो भी लाहौर से ही मंगाते हैं, क्योंकि एक पूरी मार्केट है वहाँ पर। तो अब यहाँ जाए तो उसमें जाए आप वो अपना सारा शेयर भी रखते हैं, ट्रैवलिंग का वो सारा, फिर आपका जो पैसे ऊपर एक्स्ट्रा लगे तो वो सारा कुछ करके फिर मार्जिन रख के फिर वो अपना सेल, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी बिजनेस होगा उसमें अब लॉस में तो कभी भी नहीं आप काम करेंगे, थोड़ा अपना मार्जिन रखेंगे और कुछ अपनी भी आप इनकम रखेंगे तो उसके बाद ही वो सेल होता है। लेकिन हमारे यहाँ कस्टमर समझते हैं कि जो देने वाला है ना वो मेरे ख्याल से ज़्यादा हमारे साथ ले रहा है, क्योंकि उनका भी कसूर नहीं है। हर एक की इस वक्त जो जेब है ना वो इतनी इजाज़त नहीं लेकिन एक्स्ट्रा मुनाफा रखना ही तो गलत बात है। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ जो बात है किरण के अगर आप एक्स्ट्रा मुनाफा ले रहे हैं तो वो गलत है, आप इतना लें जो जायज़ है। जायज़ लेना चाहिए। मतलब मेरी ये नहीं कि आप मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई 2000 का मतलब सूट है, नॉर्मली बात कर रही हूँ, तो वो आप उसको 4 में, नहीं, ये गलत है। आपका इतना होना है कि आपकी अपनी भी जो बजट है वो चलें। थैंक यू सो मच किरण। और अगर आप किरण से चाहते हैं कोई ड्रेस बनवाना तो ग्रेस बाय किरण का फेसबुक और इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई हमारे शो में। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिलहाल इस वक्त के साथ साथ बदलती सितारों की चाल और उनके साथ साथ बदलते हालात, कौन कहाँ कैसे किस पर बाजी ले जाएगा ये जानेंगे हम उनसा शाह से, बहुत ही फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं, हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम उनसा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक उनसा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो इतना प्यारा प्यारा कलर पहना हुआ है आपने और वो भी मेरा फेवरेट वेलवेट पहना हुआ है। अरे थैंक यू सो मच। ये किरण अफजाल का ड्रेस है, ग्रेस बाय किरण। आपको भी चाहिए तो आप भी ऑर्डर कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर करूंगी। अच्छा उनसा, सबसे पहला सवाल ये करूंगी आपसे, PSL 8 स्टार्ट हो गया है और आज मुल्तान और लाहौर के बीच मैच है, कौन जीतेगा? मुल्तान सुल्तान के लाहौर कलंदर्स। अच्छा देखिए, कार्ड्स जो आ रहे हैं ना वो मुल्तान सुल्तान के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा कंपटीशन चैलेंजिंग नजर आ रहे हैं। ये मैच आज का बड़ा जबरदस्त, बड़ा एक्साइटेड मैच होगा। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। लाहौर के लिए जो है वो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ज्यादातर जो चांसेस मुझे मुल्तान सुल्तान के नजर आ रहे हैं, हालांकि टफ टाइम जो है वो लाहौर कलंदर भी देता हुआ नजर आ रहा है। और ओवरऑल मैच जो है पेज ऑफ कप्स बहुत अच्छा रहेगा, मजा आएगा लोगों को देखने में। सही है। तो इस सियासत की बात कर लेते हैं उनसा। सियासत के हवाले से देखा जाए तो खान साहब दोबारा से तबीयत थोड़ी बेहतर होने के बाद दोबारा से काफ़ी एक्टिव हुए हैं, बहुत से बयानात भी उन्होंने कल दिए हैं। तो क्या लग रहा है इस वक्त सारी सूरत हाल के इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, जो मैंने इमरान खान साहब के लिए कार्ड्स निकाले हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये इनकी सेहत जो है वो अभी भी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो द हेरोफेंट का कार्ड है। यहाँ पर किंग का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अपने सूलों के पक्के हैं, जो कहते हैं उनको करना होता है। तो अभी बड़ा उनके अंदर एक पैशन है और बड़ा मुझे लगता है कि बहुत दोबारा से वो एक्टिव होना चाह रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो वर्दा आपने सवाल किया इलेक्शन का, तो 100% मुझे जो है वो इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो अनाउंस हो जाएंगे इलेक्शंस। इलेक्शन बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगे। और हमारी मुल्क की मईशत के जो बुरे हालात चल रहे हैं, आवाम के ऊपर महंगाई का बम, बिजली का बम, पेट्रोल का बम गिराया जा रहा है, गैस का बम गिराया जा रहा है, ये कब तक हालात इतने टफ रहेंगे उनसा? रिलीफ और बेहतरी कब तक दिख रही है आपको आती हुई? बेहतरी होगी, वरना अभी इस वक्त जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि क्वीन ने तलवार उठाई हुई है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। पानी स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे इकोनॉमी में। और भी जो है डॉलर मुझे लगता है ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि मेरी पिछले शोज में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 300 तक जाने का इम्कान है। तो इकोनॉमी के लिए जो कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, उम्मीद का कार्ड है, फेथ का कार्ड है। अल्लाह पे भरोसा रखे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के भरोसे ही चल रहा है। तो इकोनॉमी की जो मुझे पोजीशन जो है वो फ्लक्चुएट ही होती हुई नजर आ रही है, स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ बेहतरी जरूर होगी।
और वो बेहतरी जो है वो जून के बाद चीजें थोड़ी बेहतर होती हैं। जून तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक वरना हमारा आवाम का खून चूसती रहेगी ये हुकूमत। अच्छा उनसा, हमने देखा कि तुर्की में किस तरह का हौलनाक ज़लज़ला आया है, और जिसने ये प्रेडिक्शन की थी, जिस साइंटिस्ट ने, उन्होंने ये भी बताया था कि इससे इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान, चाइना और भारत में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। फिर हमने देखा कि सवात के गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके भी महसूस हुए। तो अभी तक पाकिस्तानी लोग काफ़ी खौफ का शिकार हैं कि खुदा ना खास्ता यहाँ भी ज़लज़ले के झटके महसूस ना किए जाएं। और 2023 की प्रेडिक्शन की स्टार्ट में कहा गया था, काफ़ी सारे माहिरीन ने ये बात कही थी कि इस तरह की आफात जो हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर्स भी जो हैं वो हो सकते हैं इस साल में। तो इस तरह कुछ अल्लाह ना करे होता हुआ कुछ दिख रहा है आपको पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, मैंने भी प्रिडिक्ट किया था कि ये साल जो है वो केतु का साल है। 7 नंबर जो है वो केतु, और केतु की एनर्जी जो होती है वो भारी होती है। एक राहु और एक केतु दोनों जो है वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है दिखाते हैं। उसमें मैंने आपको कहा था क्लाइमेट चेंजेस होंगे, तो यही डिजास्टर्स और कुछ ना कुछ जो है होता रहेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, और पाकिस्तान के काफी चांसेस थे कि इफेक्ट होता, लेकिन एक मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल सपोर्ट नजर आ रही है। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त तो सेफ है, लेकिन इन द फ्यूचर कोई ना कोई ऐसा मामला हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर सैलाब की तबाहकारी हुई है, तो इस साल कुछ और भी होने के चांसेस हैं। हाँ, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाए और अल्लाह हमें अपने अमान में रखे, हम तमाम पाकिस्तानियों को, हमारे मुल्क को, बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपनी अमान में रखे। उनसे आगे बढ़ते हैं और बताते हैं सितारों के हवाले से नया हफ्ता स्टार्ट हुआ है, मंडे का दिन है आज, तो ये हफ्ता सितारों के लिए कैसा रहेगा? जी मंडे का दिन है, और मंडे यानी कि पीर का दिन जो है वो मून प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो काफी सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा सदका देना चाहिए। तो आज अगर जो लोग सदका देना चाहते हैं, सुबह का वक्त है, और सुबह का वक्त जो है वो कोई भी काम शुरू करने से पहले सदके से शुरू करें, और वो ये है कि सफेद रंग की चीजों का सदका दें। यानी कि सफेद कपड़ा हो गया, चावल हो गए, दूध हो गया, शुगर हो गई, नमक हो गई, जो भी आप सफेद रंग की कोई भी चीज अफोर्ड कितनी भी क्वांटिटी में आप दे सकते हैं, जरूर दीजिए। एरीज से शुरू करते, एरीज वालों की वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं जरूर आगे जाए कल आपसे पूछूंगी कि ये पूरा हफ्ता सितारों के लिए कैसा रहेगा। आज हमने बाकी सवाल ज़्यादा कर लिया आपसे, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मंडे के दिन सफेद चीज का 27 सभी सितारे दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल, सभी दे सकते हैं, क्योंकि मून प्लेनेट का दिन होता है। तो सफेद रंग की कोई भी चीज जो भी आपको समझ आए आप दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनसा, जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं सफेद का, जिसमें दूध, आपका दही, आपका आटा भी आ सकता है, चावल भी आ सकते हैं, चीनी भी आ सकती है, या सफेद कपड़ा कोई आप दे दें, सफेद दाल दे दें माश की, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं आप सफेद चीज का सदका निकालें। थैंक यू सो मच उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही शो का वक्त होता है खत्म। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा। टिल देन कल मुलाकात होगी। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।